अस्सलाम वालेकुम क्लास चैप्टर 7 टॉपिक है आज का 7.4.7 दैट इज मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की इंथैल्पी हम मेजर कर सकते हैं, उसके लिए दो मेथड है इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज ग्लास कैलोरीमीटर और सेकंड है बॉम्ब कैलोरीमीटर। ग्लास कैलोरीमीटर को आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है। किसी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, जैसे आपको पहले ही पता है। ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन से एक के अंदर हीट इवॉल्व होती है तो दूसरे के अंदर हीट अब्जॉर्ब होती है। जो भी टोटल सिस्टम के अंदर एनर्जी चेंज आ रहा होता है, जो उसकी इंथैल्पी होती है, टोटल हीट कंटेंट है सिस्टम का, वो हम मेजर कर सकते हैं इन दो मेथड्स के जरिए से। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है इस टॉपिक के साथ कि डिफाइन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बेसिकली ज़्यादा इसको हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करने के लिए मेथड यूज़ करते हैं। यानी कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, वहाँ से 1 मोल ऑफ हमें वाटर मिल रहा है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। तो उससे जो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उसको मेजर करने के लिए ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपने एक चीज और भी पहले याद रखनी है कि केमिकल रिएक्शंस में आपको पता है एनर्जी इवॉल्व होती है। एनर्जी जैसे कि हमने कहा एक्सो और एंडो दोनों हो सकते हैं, इवॉल्व या अब्जॉर्ब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हम उस एनर्जी चेंज को मेजर कर सकते हैं। ये मेथड्स हैं हमारे पास उसको मेजर करने के लिए। हमने करना क्या है कि रिएक्शन शुरू करने से पहले भी टेम्परेचर हम मेजर कर लेते हैं, रिएक्शन ख़त्म होने के बाद भी जब ख़त्म हो जाए तब हमने टेम्परेचर मेजर करके उसका जो टेम्परेचर चेंज है वो फाइंड करके फॉर्मूला है एक हमारे पास, उसमें लगा के हम हीट फाइंड कर सकते हैं और इस तरह से हम इंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, तो हमने क्या करना होता है, उनकी जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो ज़रूर साथ में मेंशन करनी है। हमने ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो कौन सी फिजिकल स्टेट में है, गैस फेज में ले रहे हैं, लिक्विड फेज में ले रहे हैं, या फिर अगर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी फेज में हमें मिल रहे हैं। क्योंकि अगर दो, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर आपस में रिएक्शन करवाया और उससे हमारे पास वाटर बना, वाटर अगर तो लिक्विड स्टेट में बनता है तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी वो अमाउंट कुछ और होगी। अगर तो वाटर वेपर फेज में बनता है तो फिर जो एनर्जी हमें मिलेगी वो कुछ और एनर्जी चेंज आएगा। इसलिए साथ में फिजिकल स्टेट मेंशन करना जरूरी होता है। अभी ये जो सारी चीज बताई है इससे रिलेटेड एक रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाई इज इट नेसेसरी टू मेंशन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। उसके बाद अब अगर ग्लास कैलोरीमीटर की हम बात करें तो ग्लास कैलोरीमीटर में क्या किया जाता है, जैसे कि ये आपके सामने जो डायग्राम नजर आ रही है आपको, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैलोरीमीटर क्या है। ये ऑर्डिनरी ग्लास से बना हुआ होता है। इसके अंदर ये दो बीकर्स हैं, एक इनर बीकर है और एक इसके बाहर है। यानी एक बड़ा बीकर है और उसके अंदर एक छोटा बीकर रखा हुआ है। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं डॉट्स से सर्कल, ये क्या है, एक्चुअली कॉटन वूल है जो कि इन दोनों बीकर्स के दरमियान में यहाँ पर लगाई हुई है, सेट की हुई है। यहाँ पर जो इनर बीकर है, रिएक्शन एक्चुअली इसके अंदर होना है और इसको हमने दूसरे बीकर के अंदर रखा हुआ है। और कॉटन प्लग यहाँ पर कॉटन वूल हमने यूज की हुई है। ये इसलिए हमने यूज किया ताकि एनर्जी लॉस ना हो सके। कॉटन वूल हमने इसलिए यूज किया ताकि हम जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है उसको इंसुलेट करने के लिए। इसके बाद इस इनर बीकर के अंदर HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मौजूद है। और ये जो चीज़ है ये स्टिरर है। इसके हमने क्या करना है कि रिएक्शन जिस तरह से होता जाएगा साथ साथ उसकी स्टिरिंग हमने करते जाना है। और ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर हमने यूज़ किया हुआ है। हमने क्या करना है, अभी जब रिएक्शन हमने स्टार्ट नहीं किया तो हमने अपना जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर नोट कर लेना है। वो होगा इनिशियल टेम्परेचर T1। उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा फिर हमने सेकंड टेम्परेचर फाइंड करना है, वो होगा फाइनल टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड बाय T2। फिर हमने फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया तो डेल्टा T हमें चेंज इन टेम्परेचर यहाँ से मिलेगा। दोबारा मैं बता देती हूँ ग्लास कैलोरीमीटर की जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो किस तरह से है। दो बीकर है इसके अंदर, एक इनर बीकर है एक आउटर बीकर है। बड़े बीकर के अंदर छोटे वाले बीकर को रखा जाता है जिसके अंदर हमने अपना रिएक्शन करवाना है। और कॉटन वूल के जरिए से हमने क्या किया, इसको इंसुलेट कर लिया अपने सिस्टम को ताकि एनर्जी लॉस ना हो सके, जो एनर्जी चेंज है हम उसको मेजर कर सके। इसके अलावा ऊपर से इसको कवर किया हुआ है। जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करवाना है इसको ऊपर से कवर कर देना है। स्टीरर हमने साथ साथ यूज कर रहे हैं उसको स्टीयरिंग करने के लिए, साथ साथ हमने इसको मिक्स करते जाना है। थर्मामीटर यूज किया हुआ है ताकि कोई भी जो टेम्परेचर चेंज है उसको हम डिटेक्ट कर सकें।
अब ये तो बड़ी सिंपल सी इसकी कंस्ट्रक्शन है, और रिएक्शन बस हमने क्या करना है कि स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए स्टैक्योमेट्रिकली हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जरिए से देख के जो उनकी अमाउंट्स बनती हैं वो अमाउंट्स हमने HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों की लेके उनको आपस में रिएक्ट करवाना है, स्टैक्योमेट्रिक अमाउंट हमने लेनी है। और फिर हमने क्या करना है कि जब हमारा जो भी रिएक्शन होगा उससे हीट एनर्जी जो है या तो इवॉल्व होगी या तो ऑब्जॉर्ब होगी। उससे क्या होगा कि या तो हमारा सिस्टम वार्म अप हो जाएगा या सिस्टम हमारा कूल हो जाएगा। तो दोनों तरीकों से जो भी एनर्जी चेंज आ रहा है हमने उसको मेजर कर लेना है। अगर तो हमारा जो भी सिस्टम है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो टेम्परेचर हमारा जो कैलोरीमीटर है उसका इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व होती है तो वो जो एनर्जी है वो उसको कैलोरीमीटर को वार्म अप कर देगी। यानी कि टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज अगर आ गया तो इसका मतलब जो रिएक्शन हुआ है ये कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर तो रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ तो फिर रिएक्शन वेसल ने क्या हो जाना, इट विल कूल और टेम्परेचर ड्रॉप होगा इससे, और इससे में क्या चीज़ पता चलेगी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है क्योंकि उसने एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। तो इस तरीके से हमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी पता चल जाता है। ये इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन थी। अब हमने फाइंड किस तरह से करनी है, वो जो टेम्परेचर बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन हमने कैलकुलेट किया वहां से हमने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर लिया। फॉर्मूला है हमारे पास हीट फाइंड करने के लिए, Q डेट रिप्रेजेंट हीट ऑफ रिएक्शन, इट इज इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई डेल्टा T। डेल्टा T का तो आपको पता चल गया। इसके अंदर जो M है ये मास ऑफ रिएक्टेंट है, ये जो स्मॉल s यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये स्पेसिफिक हीट है ऑफ रिएक्शन मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट है। ये स्पेसिफिक हीट को हम यहाँ पर डिफाइन किस तरह से करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन रेज करने के लिए जितनी हीट दरकार होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। सो S रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर को, और यूनिट इसके लिए यूज किया रहता है जूल पर ग्राम पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट के लिए जूल पर ग्राम पर केल्विन ये यूनिट यूज किया रहता है इसके लिए। तो हमें स्टैक्योमेट्रिकली हमें पता होगा कि हमने कितना रिएक्टेंट लिए हैं दोनों, वो मैस की अमाउंट यहाँ पर लगा के। अगर तो हम इस रिएक्शन की बात करें तो स्पेसिफिक हीट हम यूज़ करेंगे वाटर की। वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है यहाँ पर जी 4.5 तकरीबन 4.65 इसके अराउंड होती है, सॉरी 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन होती है वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है। इसी तरह एथेनॉल की अगर बात करें तो उसकी 2.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन होती है, वो हमने यहाँ पर यूज़ कर ली। डेल्टा T फाइंड कर लिया, ये सॉल्व करके यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, हीट ऑफ रिएक्शन। और जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जो इंथैल्पी चेंज है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऑफ द रिएक्शन के इक्वल होती है। तो इस तरह से हम किसी रिएक्शन की इंथैल्पी को फाइंड कर सकते हैं ग्लास कैलोरीमीटर के जरिए से। और यहाँ पर भी जो हमने फाइंड की है ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है एक्चुअली, जो कल आपने एक पॉइंट पढ़ा था, एक डेफिनेशन, हीट ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर कि प्रोडक्ट ऑफ मैस इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी ऑफ होल सिस्टम। सो हीट कैपेसिटी की एक छोटी सी डेफिनेशन भी है यहाँ पर, इसको भी आपने नोट कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का। सो आपके सामने ये जो सारी अरेंजमेंट है इस फिगर के अंदर, ये किसके लिए दोबारा मैं बता देती हूँ। मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या किया जाता है, इक्वल वॉल्यूम लिए जाते हैं दोनों के डाइल्यूट सॉल्यूशंस के, दोनों सब्सटेंसेस के, और दोनों की मोलैरिटीज भी इक्वल ली जाती हैं और उनके फिर आपस में रिएक्शन करवाया जाता है। ग्लास कैलोरीमीटर से रिलेटेड एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, इसी टॉपिक के नीचे है। ये स्टेटमेंट है इसकी, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 0.5 मोलर यहाँ पर इसकी मोलैरिटी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना के उसमें से 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी उसका वॉल्यूम लिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे।
और उसकी न्यूट्रलाइजेशन किसके साथ की, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। दोनों की न्यूट्रलाइजेशन करवाई, HCl की मोलैरिटी भी वही ली, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी भी, वॉल्यूम भी दोनों का सेम लिया। जब इनकी न्यूट्रलाइजेशन हुई, द रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर टू 28.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन से इन्होंने क्या किया कि जो रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर है उसको ज़्यादा कर दिया, 25 से इंक्रीज हो गया 28.5 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमने क्या बोला था कि जब रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और न्यूट्रलाइजेशन पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट इवॉल्व होती है। सो यहाँ पर स्टेटमेंट से भी पता चल रहा है कि टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज आया रिएक्शन मिक्सचर के, इसका मतलब हीट वहां से जो रिलीज हुई है उसकी वजह से ये इंक्रीज आ रहा है। फाइंड द इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करनी है हमने। ग्लास कैलोरीमीटर के जरिए से ये सारा प्रोसेस किया। अब हमने क्या करना है, इंथाल्पी फाइंड करनी है न्यूट्रलाइजेशन की। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, डेट इज 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। पहले हमने क्या कर लेना है, हमने जो गिवन डाटा है वो लिख लेना है। एस गिवन है, डेट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। इसके अलावा इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर गिवन है। T1 दोनों का क्या था, 25 डिग्री सेल्सियस लिख लिया। T2 डेट इज फाइनल टेम्परेचर, रिएक्शन करवाने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर आया इंक्रीज उसके अंदर आया 28.5 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है जो अभी हमने पढ़ा टॉपिक के अंदर, Q इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई बाय S मल्टीप्लाई डेल्टा T। अब इस फॉर्मूला के अंदर से अगर हम देखें तो हम सिर्फ डेल्टा T यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। S गिवन है, ये डेल्टा T के लिए हमें T1 और T2 गिवन है, फाइंड कर सकते हैं। अब हमने इसमें M फाइंड करके तो ये वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ से हमें हीट मिल जाएगी फॉर 1 मोल। यहाँ से जो हीट हमें मिलेगी वो 1 मोल के लिए हीट होगी। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो हमारे पास डाटा गिवन था उससे आगे अगर हम देखें, स्पेसिफिक हीट गिवन थी 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। डेल्टा टी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि फाइनल टेम्परेचर भी हमारे पास है, इनिशियल टेम्परेचर भी है। फाइनल टेम्परेचर था 28.5, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया तो वैल्यू आ गई 301.5 केल्विन। उसके बाद है इनिशियल टेम्परेचर दैट इज 298, इनिशियल टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 हमने ऐड किया तो ये बन गया 298 केल्विन, माइनस किया तो आंसर आ गया 3.5 केल्विन। टेम्परेचर भी आ गया, चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद है हमारे पास मैस, यानी कि फॉर्मूला के अंदर जो कि है Q इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई डेल्टा T। इसमें से S भी है, डेल्टा T भी फाइंड कर लिया, अब रह गया मैस। मैस क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से नहीं गिवन, क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम गिवन है दोनों रिएक्टेंट के, तो दोनों रिएक्टेंट का जो टोटल वॉल्यूम है, क्योंकि हमने मिक्सचर का मैस लेना है, दोनों रिएक्टेंट का जो टोटल मैस है वो हमने यूज करना है। तो दोनों का अगर वॉल्यूम में लाएं, दोनों का 100 यूज किया था, 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब ऐड करें तो टोटल वॉल्यूम आ गया 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि एक्वस सोल्यूशन लिए हुए हैं दोनों के, तो यहाँ से अगर हमने वॉल्यूम को मैस में कन्वर्ट करना हो तो डेंसिटी वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला D इज इक्वल टू M बाई V। यहाँ से M फाइंड करना हो तो V को दूसरी साइड पे लेके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन है दोनों के। तो इसमें अगर हम देखें डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो हमने वैल्यू लगा ली। वॉल्यूम हमने टोटल देखा कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई किया दोनों को तो आंसर आ गया 200 ग्राम, क्योंकि यहाँ से ये जो सेंटीमीटर क्यूब और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, CM-3 और CM3 ये कैंसिल हो गया, तो पीछे यूनिट बचा इसका ग्राम और मल्टीप्लीकेशन के बाद आंसर आया 200। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाया हीट के लिए, Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई डेल्टा T, सारी वैल्यूज जो गिवन है उसको फॉर्मूला में ऐड किया, आंसर आया हमारे पास 2940 जूल। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो ग्राम है ये इस ग्राम -1 से कैंसिल हो गया, यहाँ से जो पर केल्विन है ये इस केल्विन से कट गया, तो पीछे सिर्फ यूनिट बचा जूल। अब क्योंकि ये जूल के अंदर आंसर आया, अगर किलो जूल के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना हो तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 1000 के साथ। इसको अगर हम 1000 के साथ डिवाइड कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा किलो जूल के अंदर। आंसर आया अब हीट का 2.94 किलो जूल। अब क्योंकि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आंसर के साथ हमने क्या यूज कर लेना है, हम माइनस यूज कर लेंगे।
तो ये जो हमारे पास यहाँ से इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आई है, ये इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है फॉर नंबर ऑफ मोल्स, जो कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट थे हमारे पास। अगर हमने 1 मोल के लिए फाइंड करने हो तो हमारे पास जो स्टेटमेंट में गिवन है वहां से हम नंबर ऑफ मोल फाइंड करके उसको डिवाइड कर लें इसके साथ, तो 1 मोल के लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक अभी जो हमने किया है, ये हमने अभी तक हीट फाइंड की है, यानी कि हमने फाइंड कर लिया है डेल्टा एच एन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट क्योंकि इवॉल्व हुई है, जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन साथ में शो कर लिया। अभी जो हमने इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड की वो है -2.94 किलो जूल। अगर हमने पर मोल फाइंड करना हो टू फाइंड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर मोल, यानी कि 1 मोल के लिए फाइंड करनी है, तो ज़रूरी है कि जो हमारे पास क्वांटिटीज स्टेटमेंट में गिवन है उनके हिसाब से हम नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लें। सो हमने क्या करना है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके फिर उनसे इस हीट को डिवाइड करना है, तो फिर जो वैल्यू हमारे पास आएगी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो होगी फॉर 1 मोल। मोलैरिटी क्योंकि गिवन है दोनों की, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, पहले तो ये कंसंट्रेशन यूनिट है, इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जो हमने लिए होते हैं सल्यूट के, डिवाइड करते हैं उसको फॉर 1 लीटर सोल्यूशन, यानी कि उतने नंबर ऑफ मोल्स हम सोल्यूट के लेते हैं और उसको 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। अगर हमने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना हो, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन हम देख रहे हैं कि कितनी कंसंट्रेशन वाला हमने सोल्यूशन बनाना है, तो 1 मोलर के लिए हम कितने नंबर ऑफ मोल लेंगे और उसको कितने सोल्यूशन के अंदर हमने इसको डिसॉल्व करना है। सो सोल्यूशन की क्वांटिटी कितनी होगी, 1 लीटर, या फिर हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी हम इसको कह सकते हैं। अब क्योंकि मोलैरिटी हमारे पास गिवन है और सोल्यूशन का वॉल्यूम भी हमें पता है कितना लिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल हमने फाइंड करने हैं रिएक्टेंट के। अब वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, लीटर को हम यहाँ पर सोल्यूशन के वॉल्यूम को यहाँ पर ले आए, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो मोलैरिटी गिवन है क्वेश्चन में 0.5 मोलर हमने सोल्यूशन लिया हुआ है और डिसॉल्व कितने के अंदर किया हुआ है, 1 लीटर इक्वल टू 0.5, ये नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.5 मोल्स आ जाएगा आंसर। अब ये यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल मिल गए हैं कि अगर तो हमारे पास 0.5 मोलर सोल्यूशन हो, ठीक है, HCl का या सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो उसके अंदर सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल हैं उसके अंदर 0.5 मोल। लेकिन क्योंकि हमने इस सोल्यूशन में से कितना वॉल्यूम निकाला है बाहर, हमने निकाला है 100 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। जब हमने ये 1000 वॉल्यूम बना लिया, इस 1000 में से हमने बाहर निकाला 100, और वो जो 100 सेंटीमीटर क्यूब था वो हमने रिएक्शन करवाया, यानी 100 ही हमने निकाला HCl का, और जो दूसरा बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन हमने बनाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, दोनों सोल्यूशंस में से 100 वॉल्यूम हमने निकाल लिया। अब हमने फाइंड करना है कि वो जो 100 हमने वॉल्यूम निकाला है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये तो बता रहे हैं ना फॉर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम जो यूज हमने किया है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, वो फाइंड करने के लिए जैसे हम चैप्टर 1 में करते रहे हैं, एक साइड पे हमने लिख लेना है नोन, यानी जो वैल्यूज गिवन है, दूसरी साइड पे हम लिख लेते हैं अननोन वैल्यूज जो फाइंड करनी है। हमारे पास अगर हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व किए हैं, 0.5 मोल्स सोल्यूट के डिसॉल्व किए गए। अगर हमने फाइंड करने हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम हो तो फिर उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, 0.5 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। क्वेश्चन में कितनी अमाउंट गिवन है, क्वेश्चन में है 100 सेंटीमीटर वॉल्यूम, 100 सेंटीमीटर क्यूब। सो 100 को फाइंड करने के लिए 0.5 डिवाइडेड बाय जो 1000 किया हुआ उसके साथ 100 को मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 0.05 मोल्स। यानी इस जो लार्ज वॉल्यूम में से 1000 सेंटीमीटर क्यूब में से जो हमने 100 बाहर निकाला था उसके अंदर अगर हम चेक करें सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो होंगे 0.05 मोल्स। क्योंकि HCl की मोलैरिटी और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी हमने सेम ली है और दोनों के अंदर नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मोल्स हैं, सो ये जितनी भी हम कर रहे हैं ये HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के लिए यही सारी सोल्यूशन होगा उनका। अब जी नंबर ऑफ मोल्स हमने क्योंकि फाइंड कर लिए, जो हीट फाइंड की हुई है लास्ट में हमने उस हीट के साथ इस नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड किया, आंसर आ गया -58.8 किलो जूल ऊपर वाला यूनिट और मोल ऊपर जाके पर मोल बन गया। सो अब जो हमारे पास इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आई है लास्ट पे जो आंसर, ये फॉर 1 मोल है।